हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और फिर से स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, बेहतर होंगे और मौसम का लुत्फ लेते हुए एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग अपनी वही श्रृंखला, एक ही प्लेटफॉर्म जिसका नाम है करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेगमेंट्स को लेकर के रोज आपस में मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया करंट अफेयर है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उस करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो क्या है करंट अफेयर, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि अभी हाल में ही दिल्ली सरकार ने पुराने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आधार पर एक निर्णय लिया है। वो निर्णय क्या है? वह निर्णय है कि दिल्ली एनसीआर में अब पुरानी गाड़ियां धीमे धीमे खत्म होंगी या फिर जब्त होंगी या फिर चलाने की उनकी अनुमति नहीं होगी। तो करंट अफेयर में, इस करंट अफेयर में हम कई चीजें पढ़ेंगे। पहली बात तो दिल्ली सरकार का निर्णय क्या है, पुरानी गाड़ियां कहां कहां पर नहीं चल सकती हैं, कौन कौन सी गाड़ियां होंगी, कौन कौन से फ्यूल से संबंधित होंगी, आखिरकार उसके पीछे का रीजन क्या होगा, कैसे सरकार इसके लिए नियंत्रण करेगी और आखिरकार इन गाड़ियों के न चलने से क्या फायदा होने वाला है। अगर फायदा मुख्य रूप से हम बात करें तो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन। तो कौन कौन से ऐसे पॉल्यूशन है जो इस तरह के वाहनों से जो धुआं निकलता है उससे होते हैं, उनसे कौन कौन सी बीमारियां भी होती हैं, इन सभी चीजों पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को। अभी हाल में ही दिल्ली सरकार का यह फैसला आया कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंतर्गत अब पुराने वाहन जो हैं जिन पर ज्यादा से ज्यादा धुआं निकलता था या फिर पुराने इंजन के वाहन थे, उनको अब बंद कर दिया है, पूर्ण रूप से बंद कर दिया है और अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप लिखा हुआ है, पेट्रोल डीजल बैन ऑन ओल्ड व्हीकल्स इन दिल्ली स्टार्ट टुडे, यानी 1 जुलाई की बात है। ये 350 बूथ्स अंडर वॉच, ये करंट अफेयर है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर की मेन पॉइंट्स को, कहां कहां क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सारा का सारा हम लोग आराम से स्टार्ट करेंगे, आराम से देखिए। तो ये जो न्यूज है ये बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से जो पुराने वाहन है उन पर पेट्रोल ना देने की निर्देश जारी किए हैं, आदेश जारी किया है कि उन वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और वो वाहन अगर रोड में चलते हुए दिखाई दिए तो उनको जब्त भी किया जाएगा। तो ये प्रतिबंध जो शुरू हुआ है वो कब से शुरू हुआ है? 1 जुलाई 2025 से शुरू हुआ है। लेकिन इसके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो दिल्ली सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के द्वारा जारी करवाए हैं या फिर उनसे अपनाए हैं। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कुछ दिशा निर्देश बताया कि ये दिशा निर्देश हैं, इनके आधार पर ही अब गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल या CNG नहीं मिलेगी। कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात होगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली NCR, प्रॉपर दिल्ली ही नहीं, पूरा का पूरा NCR में जो वाहन खत्म हो चुके हैं यानी जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है उन वाहनों को अब बंद कर देना, जिससे धीमे धीमे प्रदूषण कम होगा। उन वाहनों का प्रयोग न करना, उनको बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, ELFs। ऐसे वाहन जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, ऐसे वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए ढेर सारे कदम हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से बिंदु हैं प्रमुख? तो पहली बात, प्रतिबंध का दायरा, कौन कौन से किन पर प्रतिबंध लगा है। तो अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की और CNG की, दो की बात करेंगे, पेट्रोल से चलने वाले वाहन और CNG से चलने वाले वाहन। अगर ये 15 साल से पुराने हैं तो इनको नहीं चलाया जाएगा, पेट्रोल पंप में इनको पेट्रोल या CNG नहीं दी जाएगी। यदि कोई वाहन डीजल से चलने वाला होगा तो यदि वह 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो उसे भी डीजल नहीं दिया जाएगा। तो हम कहेंगे पेट्रोल और CNG 15 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, डीजल 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उनके लिए पेट्रोल और CNG के लिए 5 वर्ष ज्यादा दे दिए गए हैं।
हम बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि यह केवल दिल्ली में जो पंजीकृत वाहन हैं उन पे ही नहीं, अन्य राज्यों की जो यहां पर वाहन आए हैं, दिल्ली में जो पंजीकृत वाहन है वो तो है ही है, अन्य राज्यों के जो वहां पर वाहन आते हैं अगर उनकी लाइफ इतनी कंप्लीट हो चुकी है तो उनको भी नहीं दिया जाएगा, उनको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो आप अपने राज्य में चलाइए जाकर के, दिल्ली में अब आपको चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। समझ में आया? तो ये जो निर्णय लिया गया है, एक्चुअल में ये निर्णय क्यों लिया गया, इसके पीछे का कई रीजन है, जिसमें पहला रीजन है 2018 के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा बताए गए कुछ आदेश के आधार पर है, जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कहा था कि अब दिल्ली में जो 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहन है उनको पब्लिक एरिया पर ना तो चलने की और ना ही पार्क करने की अनुमति दी जाए। क्या बताया था एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है उनको पब्लिक एरिया में ना तो चलने की अनुमति दी जाए और ना ही वे पब्लिक एरिया पर पार्किंग कर सकते हैं, यानी दिल्ली में ये सुविधाएं वो नहीं गेट कर सकते हैं। इसके चलते ये निर्णय लिया गया है। अगर प्रवर्तन की बात करते हैं तो कैसे इनको लागू किया जाएगा, किस तरह से इस पर रोकथाम लगाई जाएगी, तो पहला पॉइंट यहां पर देखते हैं, दिल्ली में लगभग 500 ईंधन स्टेशन है। ईंधन स्टेशन का मतलब है जहां पेट्रोल डीजल सीएनजी मिलता है, जिसमें 382 पेट्रोल डीजल वाले हैं और 116 लगभग सीएनजी स्टेशन है। अब यहां पर क्या किया गया है कि यहां पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। एएनपीआर कैमरे आप जानते हो आजकल सिटी में लगे होते हैं, जो आप जैसे ही कानूनों को तोड़ते हो तो फोटो खींच लेते हैं, आपके नंबर से आपकी प्लेट जो होती है वो नंबर आ जाता है और आपका चालान बन जाता है। तो ये एएनपीआर नंबर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन। तो ये अपने आप नंबर प्लेट को पढ़ लेंगे और इसके साथ साथ इनमें वाहन डेटाबेस को इनको जोड़ दिया गया है। ये इन कैमरों को वाहन डेटाबेस से जोड़ दिया गया है। वाहन डेटाबेस का मतलब जहां वाहनों का सारा डेटा ऑनलाइन है। तो वो क्या करेंगे, जैसे फोटो खींचेंगे तो चेक करेंगे कि ये कितने साल पुरानी है, इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, वो सारा का सारा तुरंत बता देंगे। और वो जैसे तुरंत बता देंगे तो वहां पर सूचना कैसे दी जाएगी, ऐसे वाहन जैसे ही पेट्रोल पंप में आएंगे तो ये चेक करेगा कैमरा, एएनपीआर से वाहन जो डेटाबेस है उससे मैच करेगा और जैसे मैच होगा अगर वो एएनपीआर डेटाबेस के अनुसार बेकार है या फिर अब उस पर उसको पेट्रोल नहीं दिया जाना है तो वहां पर क्या होगा, एक ऑडियो अलर्ट बजने लगेगा, उस वाहन पेट्रोल पंप में ऑडियो अलर्ट बजने लगेगा। उसमें बताया जाएगा कि भैया इस वाहन को आप पेट्रोल मत देना, डीजल मत देना, सीएनजी मत देना, बिल्कुल भी इनको देने की अनुमति नहीं है और उनको वाहन देने से मना कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या है, इसकी रोकथाम के लिए अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, पेट्रोल पंप में कोई गंदगी न फैलाए, उसके लिए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और नगर निगम ये सारे के सारे मिलकर के लगभग 350 स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस वालों की इन लोगों की इन यूनिट्स इनकी तैनाती की गई है अलग अलग यूनिट्स में, ताकि आप अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की गंदगी फैलाता है या फिर अराजकता फैलाता है या फिर नियम कानूनों को नहीं मानता है तो क्या होगा, उसको सजा दी जाएगी। इसके साथ साथ प्रत्येक स्टेशन में एक ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी और 2 अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी मौजूद होंगे। तो 350 पहले यूनिट्स बनाई गई और प्रत्येक स्टेशन में क्या किया गया, ट्रैफिक ऑफिसर और 2 पुलिसकर्मियों को भी रखा गया है लगातार। अगर जो वाहन नियम तोड़ते हुए दिखेंगे तो उन वाहनों को पहली बात तो जब्त कर लिया जाएगा, फिर स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा और स्क्रैपिंग सेंटर में भेजने के साथ साथ ही अगर ज्यादा गंदगी फैलाई तो 4 पहिया वाहनों पर 10,000 और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लगाया जाएगा नहीं, जा सकता है, यानी कि वो आप पर निर्भर है कि किस तरह से आप डील करोगे। इससे क्या होगा, पहली बात प्रदूषण पर जो है वो रोकथाम लगेगी। किस तरह से प्रदूषण पर रोकथाम लगेगी, ऐसा माना जाता है सरकार के द्वारा कि दिल्ली में वाहन जो है स्थानीय प्रदूषण में सबसे ज्यादा भागीदारी है। वे ये कम से कम 51% पूरे के पूरे पॉल्यूशन में वहां के वाहन पार्टिसिपेट करते हैं। इतना ज्यादा पॉल्यूशन केवल वाहन फैलाते हैं। तो अगर पॉल्यूशन को कम करना है तो वाहनों को ठिकाने लगाना होगा, खासतौर पे जो पुराने हैं। अगर हम देखते हैं दिल्ली में लगभग 62 लाख पुराने वाहन हैं, जिसमें 41 लाख 2 व्हीलर और 18 लाख 4 व्हीलर है। अगर ये ऐसे वाहन हैं जो पुराने हैं और इनको बंद किया जाएगा तो पॉल्यूशन अपने आप
कंट्रोल में आ जाएगा। इसके साथ साथ ये मानना है कि जो CAQM है, क्वालिटी मैनेजमेंट का है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो होती है अथॉरिटी है, वो उस आयोग ने बताया है कि इससे धीमे धीमे एयर की क्वालिटी है वो भी सुधरेगी और लोगों को होने वाली कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि सांस लेने, अस्थमा और फेफड़ों संबंधित बीमारियों से भी लोगों को राहत भी मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं प्रदूषण के प्रभाव के साथ साथ अन्य चीजों को अगर हम देखते हैं तो अन्य चीजों में पहली चीज है मानक संचालन प्रक्रिया। मानक संचालन प्रक्रिया का मतलब होता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब क्या है, किस तरह से इसको पूरा ऑपरेट किया जाएगा। तो 17 जून 2025 को SOP जारी कर दिया गया था, जिसमें जितने भी ईंधन स्टेशन है उनमें कुछ दिशा निर्देश चिपका दिए गए थे। तो अभी हमारे लखनऊ में भी चिपकाए गए थे कि जो भी व्यक्ति वाहन, दोपहिया वाहन लिए हेलमेट नहीं लगाए है तो उसको जिला अधिकारी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि उसको पेट्रोल ना दें। तो इस तरह के ढेर सारे वहां दिशा निर्देश चिपका दिए जाते हैं। तो उनमें क्या है, पहली बात तो बैनर लगाया जाएगा सभी स्टेशनों में, बैनर पर लिखा जाएगा और डेट दी जाएगी 1 जुलाई 2025 दी जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और CNG वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को आप ईंधन नहीं दोगे। ईंधन दोगे तो खुद के लिए भुगतान करने के लिए रेडी रहो। इसके साथ साथ ईंधन स्टेशनों को मैनुअल या डिजिटल लॉगिन बुक दी जाएगी, जिसमें क्या किया जाएगा, सारे के सारे वाहन जो हैं उनका रिकॉर्ड भी आपको देना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से वाहन ऐसे आए हैं जो इस नियम कानून के आधार पर इनवैलिड पाए गए हैं, तो उससे उनको ईंधन नहीं दिया गया है। ये पूरा लिखा हुआ है, मैनुअल पूरा का पूरा दिया जाएगा कि इनको आपको लिखना भी है। इसके साथ साथ इनको वहां के जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं वो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के नियमों के अनुसार उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि कैसे आपको लोगों से डील करना है, किस तरह के वाहनों को रोकना है, ये सारी की सारी चीजें उनको भी बताई जाएगी। अब इसमें यह बताया गया है कि 1 जुलाई से सारे के सारे स्टेशनों में, पूरे दिल्ली में नहीं लग जाएगा ये कार्यक्रम, नियम। इसके लिए 3 चरण बनाए गए हैं। कैसे कहा गया, 1 जुलाई 2025 से यह जो है प्रॉपर दिल्ली में लागू होगा। प्रॉपर दिल्ली यानी दिल्ली ओल्ड दिल्ली और दिल्ली न्यू दिल्ली की बात हो गई। उसके बाद कहा गया कि 1 नवंबर 2025 में दिल्ली NCR के अंतर्गत आने वाले गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में इसको लागू किया जाएगा। अभी भी देखो पूरा NCR नहीं है। और 1 अप्रैल 2026 से पूरे NCR में लागू हो जाएगा। तो डेट 1 जुलाई 2025 से प्रॉपर जो दिल्ली है, मेन दिल्ली, 1 नवंबर 2025 से अन्य शहर गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत में। उसके बाद पूरे के पूरे NCR में 1 अप्रैल 2026 को लागू कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग बार बार कह रहे हैं कि इससे पॉल्यूशन होता है। कौन सा पॉल्यूशन होता है, कौन सी इससे गैसेस निकलती है, ये तो हमको पता करना अनिवार्य है। अगर ये नहीं पता है तो भैया आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन वो उसको लगेगा करंट अफेयर पढ़ा है तो करंट अफेयर के साथ साथ 2 पॉइंट और डाल दो, कौन सा पॉल्यूशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेट्रोल से कौन से पॉल्यूशन निकलते हैं, डीजल से कौन से पॉल्यूशन निकलते हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन यहीं पर हम लोग कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो पेट्रोल से निकलने वाले जो प्रदूषक गैसेस हैं उनमें से पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट गैस है जो रंगहीन है, गंधहीन है, और ये जब निकलती है तो ऐसे वाहनों से निकलती है जो पूरा दहन नहीं होता है, पूरा नहीं जलता है, ऐसे वाहनों से निकलती है। ये पॉल्यूशन के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यह एक पॉल्यूटेंट गैस भी कही जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर पॉल्यूटेंट गैस नहीं है। ये क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड गैस है, यानी इसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ये भी हमारे लिए हानिकारक है। फिर होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड्स, अन्य भी ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसकी बात की गई है। तो ये क्या होता है, जब उच्च तापमान पर जब ईंधन को जलाया जाता है तो कुछ गैसेस निकलती हैं और हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं और वो बना देते हैं नाइट्रोजन के ढेर सारे ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कुछ ऐसे हानिकारक कंपाउंड्स निकलते हैं जिनको बोलते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जो मुख्यतः ओजोन और स्मॉग का निर्माण करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जो ग्राउंड बेस्ड ओजोन होती है वो खतरनाक होती है, और जो स्मॉग होती है स्मोक से और फॉग से मिलकर बनी होती है, स्मॉग जिसे बोलते हैं SMOG।
तो वो जो होती है ये इसी से बनती है। स्मोक प्लस फॉग जब मिलेगा तो बना देगा स्मॉग। तो ये स्मॉग हमारे लिए हानिकारक होता है। सर्दियों के समय जो धुंध छाई होती है वो स्मॉग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टिकुलेट मैटर की, पीएम पार्टिकल, छोटे छोटे कण। तो इनमें से 2.5 और 10 भी ढेर सारे निकलेंगे जो अधूरे दहन से निकलेंगे, जिनका इंजन खराब होता है उनसे पार्टिकल्स भी निकलते हैं। उसके बाद अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल में एक चीज खास है, वो है लेड। लेड भी निकलता है पार्टिकल्स के रूप में और ये पेट्रोल से निकलता है। लेकिन अभी क्या है, धीमे धीमे पेट्रोल को इस तरह से प्यूरिफाई करने लगे हैं कि लेड की कमी आ गई है, लेकिन फिर भी निकलता था और पुराने वाहनों में अभी भी इसका प्रभाव दिखता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल में कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का उत्सर्जन बहुत होता है, लेकिन पीएम पार्टिकल और सल्फर डाइऑक्साइड का कम होता है। बेंजीन जैसे यौगिक जो होते हैं इसी से बन जाते हैं और क्या बना देते हैं, कैंसर बना देते हैं। तो ये खतरनाक हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं डीजल से निकलने वाले वाहन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड डीजल वाहनों में पेट्रोल की तुलना में अधिक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है लेकिन पेट्रोल में ज्यादा निकलती है, डीजल में कम निकलती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मैंने पहले बताया है जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मैंने जोड़ दिए, सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये कहां निकलती है, डीजल से। अगर हम देखते हैं भारत में BS4 के जो वाहन है उनमें थोड़ा सा सल्फर की उत्सर्जन में कमी आई है। अगर पीएम पार्टिकल्स की बात करें तो 2.5, 10 इससे भी निकलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जो ढेर सारे अलग भी पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं, वो कम जले हुए या अधूरे जले हुए ईंधन से निकलता है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां निकलती हैं। डीजल में अगर बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पीएम पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, जो श्वसन और हृदय के रोगों को बढ़ावा देता है। और BS4 के मानकों को अगर देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड को धीमे धीमे क्या किया गया है, उसमें कम निकल रहा है। पहले मैंने बता दिया डीजल में BS4 के जो वाहन है, BS मतलब होता है भारत स्टेज नॉर्म्स होती है, उसमें इंजन की क्वालिटी को बताया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीएनजी से। तो सीएनजी में अगर हम देखते हैं तो सीएनजी में सबसे पहली बात तो क्या है, मीथेन की बात करते हैं। तो मीथेन क्या है, मीथेन अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग गैस है और ग्लोबल वार्मिंग गैस का मतलब ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ये अधूरे दहन से या रिसाव से धीमे धीमे उत्सर्जित होती है, बहुत खतरनाक गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए ढेर सारी सरकारें भी प्रयत्न कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन भी प्रयत्न कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए यूएन भी प्रयत्न कर रहा है। सभी लोग क्लाइमेट चेंज के पीछे पड़े हुए हैं, तो क्लाइमेट चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मैंने पहले बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने पहले बताया, पार्टिकुलेट मैटर भी बता दिया है। तो कुछ कॉमन है, इसके साथ साथ मीथेन मुख्य रूप से है। अगर इसमें देखें तो मीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ज्यादा निकलते हैं, लेकिन पीएम पार्टिकल और सल्फर डाइऑक्साइड्स थोड़े से कम निकलते हैं। और यह अगर देखें तो पेट्रोल और डीजल की तुलना में इसके प्रदूषक ज्यादा हानिकारक नहीं है, हानिकारक है लेकिन उतने हानिकारक नहीं है जितना पेट्रोल और डीजल के वाहन है। अगर बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि सबसे पहले रेस्पिरेशन, क्योंकि भैया पॉल्यूशन अंदर नाक के माध्यम से जाएगा और फेफड़ों में दिक्कतें पहुंचाएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें PM 2.5 पार्टिकल्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ज्यादा इन्फेक्शन होने पर फेफड़ों या लंग्स का कैंसर हो जाता है, तो यह भी इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम देखते हैं पीएम पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी बना देता है, यानी कि हृदय संबंधित ढेर सारे रोग पैदा कर देता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और PM 2.5 पार्टिकल्स ऑक्सीजन के माध्यम से रक्त में मिल जाते हैं, और जब रक्त में मिलते हैं तो लंग्स को जाकर के प्रदूषित करने लगते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं त्वचा और यानी स्किन में ढेर सारी एलर्जीज होने लगती हैं, जो एयर पोल्यूशन के कारण होती हैं। अन्य प्रकार के कैंसर जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन के कारण हमारे क्या होते हैं, शरीर में स्किन में हो जाते हैं, तो स्किन कैंसर भी एयर पोल्यूशन के कारण रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो प्रजनन और विकास संबंधी समस्याएं धीमे धीमे ये हमको इतना प्रभावित कर देते हैं, तो मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी होने लगती है, यानी फर्टिलिटी की कमी हो जाती है। आदमी या औरत में
जो प्रजनन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, और महिलाओं में प्रजनन तंत्र इस तरह कमजोर हो जाता है कि उनमें आसानी से बेबी नहीं पनप पाता है, यानी कि वो धीमे धीमे इनफर्टाइल होने लगती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो लेड के पार्टिकल और कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल्स न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कर देते हैं, जिसमें से एक मैंने नाम लिख रखा है डिमेंशिया। डिमेंशिया सर से रिलेटेड रोग है, याददाश्त को कमजोर कर देता है। डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर, पार्किंसंस नाम सुने होंगे। तो ये सर से रिलेटेड है, यानी आपके ब्रेन से रिलेटेड, और कई प्रकार के मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का जन्म दे देते हैं। तो आपने देखा लंग्स से संबंधित है, एलर्जी, कैंसर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस भी यहां पर दर्शाई गई है। तो ये जो आपको मैंने अभी ढेर सारे पॉइंट बताए, ये पॉइंट्स जो आप ध्यान रखिए। आपको पहली बात तो करंट का डेटा कहां पर लागू किया गया, 1 जुलाई से कहां पर लागू है ये नियम कानून, किनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, 1 नवंबर से कहां, 1 अप्रैल से कहां, पेट्रोल और सीएनजी के लिए 15 साल, डीजल के लिए 10 साल से पुराने वाहन नहीं होने चाहिए, इनसे कौन कौन से पॉल्यूशन निकलते हैं, किस बोर्ड ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के आधार पर है, ये दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया है वो किस लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो सारे प्रीलिम्स के पॉइंट्स जो हैं वो आपको कंप्लीट होने चाहिए, मेंस के लिए भी कंप्लीट होने चाहिए। प्रीलिम्स के लिए जो मैंने लास्ट में बताया, प्रीलिम्स के लिए फ्यूल से संबंधित जो गैसेस निकलती हैं उनको जरूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लियरिटी रहे थोड़ा सा कि हाँ आपको इतना पढ़ना था, इतना आपने पढ़ लिया है, और ये चीजें हमारे लिए रिलेवेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक रहेगा। आपका ये सेगमेंट कंप्लीट होता है, आप इसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद भी कोई दिक्कत है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करिए, जिसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।